करेगी। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पे दिया गया है। आपको पता है आपके सिलेबस में आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब आर्टिकल से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे वो आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, प्लेस द करेक्ट आर्टिकल्स इन द गिवन सेंटेंस। आपके पास एक सेंटेंस है सामने, आई फाउंड स्पेस अ बैग। तो देखिए यहां पर तो हमने लगा दिया अ, उसका रीजन क्या है, जब कोई नाउन कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन स्वर से स्टार्ट होती है, किसी नाउन का पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्टिंग कर रहा है, तो उसके लिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कंटिन्यूअसली दूसरे सेंटेंस में वही नाउन अगर रिपीट होकर आ जाती है, तो फिर चाहे वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा हो या वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो, उसके रिपीटेशन के लिए जो हम आर्टिकल यूज करते हैं वो करते हैं द, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, क्या करते हैं द। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और द। आई फाउंड अ बैग फुल स्टॉप, द बैग कंटेन अ कॉइन। मुझे एक बैग मिला और बैग में क्या था, एक कॉइन था। क्लियर। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन भी हमारा सेम पैटर्न पर आधारित है। दिया गया है प्लेस द करेक्ट आर्टिकल्स इन द गिवन सेंटेंस। यहां पर दिया गया सी बॉट और यहां पर है अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता पड़ता है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अ से स्टार्टिंग हो रहा है, अ, और ये क्या है, एक वोवल साउंड है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन। सी बॉट एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला यहाँ पर फिर से रिपीट किया गया है, सॉरी यहाँ पे लिख नहीं पाया है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगेन अम्ब्रेला है, तो सी बॉट एन अम्ब्रेला। अब यहाँ पर हमें अम्ब्रेला के पहले लगाना है, तो अम्ब्रेला फिर से रिपीट किया गया है, तो क्या लगा देंगे, द अम्ब्रेला इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, यानी कि पहले तो इसका जो वोवल साउंड है उसके अनुसार हमने एन लगाया, लेकिन ये दोबारा से रिपीट हुआ यहाँ पर अम्ब्रेला, उसके लिए हमने यहाँ पे दा लगा दिया। तो ऐसी कंडीशन पे अगर क्वेश्चन आपके आते हैं तो आप इसी तरीके से उनको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एन और द। आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स तो दिया गया इट, उसके बाद है स्पेस, इन जुलाई, बट, इट, फिर से स्पेस है और नाउ। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका वर्ब और टेंस पर आधारित, क्योंकि आपके सिलेबस में वर्ब और टेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें क्या, कौन सा वर्ड है, कौन सा फ्रेज है जो हमें यहाँ पर कंप्लीटली बिल्कुल शूट करेगा इसे फिल करने के लिए। तो दिया गया इट रेन्स, इट रेन्स, और यहाँ दिया गया वाज रेनिंग। तो एक तरफ प्रेजेंट की फॉर्म है और यहाँ पर पास्ट की है, तो भाई ये किसी कंडीशन पे शूट नहीं करेगा। यहाँ दिया है इट रेन और यहाँ दिया गया वाज रेनिंग, इट रेन वाज रेनिंग। तो इट रेन इन जुलाई, जुलाई में बारिश हुई, बट अब पानी बरस रहा था, तो ये कोई किसी तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। ठीक है ना, इट रेन, यहां पर रेन है, अब इट के साथ में जो सब्जेक्ट आता है, सॉरी वर्ब आती है, वो सिंगुलर वर्ब आती है, इसके साथ में एस होना चाहिए था, तो ये वाला भी नहीं लगेगा। अब यहां दिया है इट रेन्स इज रेनिंग, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। अब क्यों हो जाएगा उसको समझ लीजिए। जब कहीं किसी सेंटेंस में हमें हैबिचुअल, ठीक है ना, हैबिचुअल या फिर बोले फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब या फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड दिखाई दे जाए, तो यहां पर देखिएगा इट इन जुलाई, इट रेन्स इन जुलाई। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि ये प्रेजेंट का टेंस है, जुलाई में बारिश होती है, जुलाई में बारिश होती है, बट इट इज रेनिंग नाउ, लेकिन अभी बरसात हो रही है। यानी कि यहां पर कहा गया कि जुलाई में बारिश होती है लेकिन अभी हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में, द रेन स्पेस व्हेन सी, और फिर से स्पेस है टू सी मी। तो यहां पर देखिए दिया गया द रेन स्टॉप्स, द रेन के अकॉर्डिंग स्टॉप्स तो ठीक है, बट यहां पर दिया गया केम, तो प्रेजेंट और पास्ट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसको हटाइए। स्टॉप और यहां पर कम से दिया, इसका भी कॉम्बिनेशन नहीं है। हेड स्टॉप और यहां पर है पास्ट इंडेफिनिट, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर दिया है हैज स्टॉप और यहां पर दिया गया पास्ट, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। द रेन हैड स्टॉप व्हेन सी केम टू सी मी, यानी कि जो बरसात थी वो बंद हो चुकी थी जब वह मुझे देखने आई। क्लियर है, याद रखिएगा।
ये कौन सा टेंस बन गया, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया, पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया। तो आप लोगों ने देख लिया कि आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे टाइम एंड टेंस से वो इस तरीके के आने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारी स्क्रीन पे, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस मे बी के सिंपल आ जाए एग्जामिनेशन में, और हो सकता है कि बहुत डिफिकल्ट लेवल के आ जाए। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही मॉडरेट टाइप का है, ना ज्यादा डिफिकल्ट है ना ज्यादा इजी है। तो समझ लीजिए, आई नो दैट योर ब्रदर विल नॉट अरेंज द थिंग्स। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस है वो कैसे बनाएंगे ये आप समझ लीजिए। बेसिकली हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब, यानी कि एक सब्जेक्ट और एक मुख्य क्रिया होती है। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारा एक से ज्यादा सब्जेक्ट और एक से ज्यादा फिनिट वर्ब होती है, मतलब दो सब्जेक्ट हो सकते हैं और दो फिनिट वर्ब हो सकती हैं। तो इस सेंटेंस में भी कुछ ऐसा ही है जहां पर दो सब्जेक्ट है और दो फिनिट वर्ब है। तो पहला हमारा जो मेन क्लॉज है वो क्या है, आई नो, ठीक है ना। अब पहले तो हमें इसका पैसे बनाना पड़ेगा, आई नो। जब हमारा किसी एक्टिव सेंटेंस में नो आ जाए तो उसके साथ में फिर हम पैसे बनाने के लिए बाई का यूज नहीं करते, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट लगाने के लिए बाई का यूज नहीं करते, हम क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो और यहां दिया गया दैट योर ब्रदर विल नॉट अरेंज द थिंग्स, और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, योर ब्रदर, और जो मेन वर्ब है वो क्या है, अरेंज। हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट इसका वो क्या है, द थिंग्स। तो यहां पर समझ लीजिए कैसे करना है। तो जब कहीं पर कोई हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज एज ऑब्जेक्ट बनकर आता है मेन क्लॉज का, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं, इट। अब यहां पर ये प्रेजेंट का टेंस है तो क्या करेंगे, इट इज नॉन, इट इज नॉन। और मैंने बताया नॉन के बाद में टू लगाएंगे, किसके द्वारा, मी, इट इज नॉन टू मी। ये तो बन गया इतने का पैसे। अब लगा देंगे पूरा, दैट योर ब्रदर विल नॉट अरेंज द थिंग्स। तो योर ब्रदर यहां पर सब्जेक्ट है, इसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसे में ले जाने के लिए। और यहां पर क्या है, द थिंग्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इट इज नॉन टू मी दैट द थिंग्स, और विल के लिए हम क्या करते हैं, विल बी का इस्तेमाल करते हैं पैसिव में, ठीक है ना। तो द थिंग्स विल नॉट बी अरेंज्ड, यहां पर क्या हो जाएगा, अरेंज बाई योर ब्रदर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इट इज नॉन, बाई लगा हुआ है हटाएंगे इसको, इट इज नॉन टू मी दैट द थिंग्स विल नॉट बी अरेंज्ड बाई योर ब्रदर। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हमारे पास एक और अच्छा क्वेश्चन है, दिया गया यू मस्ट राइट द आंसर इन बिलोइंग। तो देखिए, जब कभी सेंटेंस में आपका कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए तो उसको पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो मॉडल वर्ब दिया गया हो उसके साथ में बी लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, मस्ट, तो मस्ट के लिए हम क्या करेंगे, मस्ट और बी, और V3 कर देंगे। बाकी का सभी फॉर्मूला पता ही है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट यू, इसको पीछे ले जाएंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है, राइट द आंसर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, द आंसर। तो क्या हो जाएगा, द आंसर मस्ट बी रिटन इन बिलोइंग बाय यू, द आंसर मस्ट बी रिटन इन बिलोइंग। इसको हटाइए, ये नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहां दिया गया इट मस्ट, ये होगा नहीं, यू मस्ट रिटन, ये होगा नहीं, इट इज नेसेसरी, ये हमारा सिंपल सेंटेंस ही है, एक्टिव ही रहेगा, तो ये वाला नहीं होगा। केवल ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। आप लोग साथ ही साथ करते जाइए और एनालाइज करते जाइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। आई विश, आई फिर से स्पेस द प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो सेंटेंस है जहां पर दिया गया आई विश आई वाज, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, अभी मैं बताऊंगा क्यों। आई विल, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि विल एक हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ में कोई मेन वर्ब नहीं है। शैल भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी नहीं होगा, और वर्ब। तो दिस इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है, या हम कहें कि ये एक काल्पनिक सेंटेंस है, एक ऐसा सेंटेंस है जो असंभावित चीजों को दर्शा रहा है, एक इच्छा जाहिर कर रहा है, वो भी कैसी, इमेजिनेटिव।
तो ऐसी कंडीशन पे इमेजिनेटिव सेंटेंस में चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हम डायरेक्टली वर का यूज करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफिकल्टी आए। तो दिया गया ही नीड्स नॉट गो देयर। मैंने क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। मैं ये बताना है कि दिए हुए सेंटेंस में से कौन सा वाला सेंटेंस है जो करेक्ट है, यानी कि इनकरेक्ट को हटा देना है, करेक्ट वाले पे टिक लगाना है। तो ही नीड्स नॉट गो देयर। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। मैं बताऊंगा क्यों। शी डेयर नॉट अपोजेस योर प्रपोजल, तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा इनकरेक्ट है। नीड ही गो देयर, ये हमारा सेंटेंस ठीक है। वन नीड, और ये वाला भी गलत है। अब देखिएगा आप लोगों ने टिक लगाया होगा, आप लोग एनालाइज करिए कौन सा वाला आपने सही लगाया। देखिए यहां है ही नीड्स। अब नीड जो है यहां पर कैसे यूज किया गया है, नीड और नॉट। जब नीड नॉट बन के ये आता है तो ये एक मार्जिनल और मॉडल वर्ब के रूप में आता है। तो उस कंडीशन पे इसका हम सिंगुलर नहीं बना सकते, इसको हमेशा प्लूरल में ही यूज किया जाता है। तो उसमें से एस हटाएंगे। सी डेयर नॉट अपोजिट, ये वैसे तो ठीक है, यहाँ पे डेयर का यूज किया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां दिया गया अपोजिट, तो इसमें से हम एस हटाएंगे और ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। नीड बिल्कुल ठीक है, प्लूरल में यूज किया गया है, ही गो देयर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब यहाँ देखिए वन नीड्स, अगेन हमारे पास वो नीड्स है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी हम एस हटा दें, क्योंकि यहाँ पर जहां पर भी नीड और डेयर यूज किए गए हैं ये सभी आपके मार्जिनल मॉडल वर्ब के रूप में यूज किए गए हैं। यहाँ पर मैं देखो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज किए गए हैं, यहाँ पर ये बोल दीजिए कि मॉडल वर्ब के रूप में यूज किए गए हैं, ठीक है ना। तो हमने जो समझा वो ये कि जब भी ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज किए जाएंगे तो ये हमेशा सिंगुलर में हमेशा प्लूरल में यूज किए जाएंगे, इनके साथ में हम एस नहीं लगा सकते। लेकिन जब ये मुख्य क्रिया के रूप में मेन वर्ब के रूप में यूज किए जाएं तो इनके साथ में हम एस लगा भी सकते हैं और एस इसके साथ में हटा भी सकते हैं। कैसे वो समझ लीजिए। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे ये कहूं, मैंने ये कहा ही नीड्स अ बुक, ठीक है, तो यहां पर हमने इसको मेन वर्ब के रूप में यूज किया है। अब ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहां पर एस लगा दिया। लेकिन मैं यहां पर ये कहूं दे नीड अ बुक, तो ये हमने नीड लगाया क्योंकि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको सिंगुलर और प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम डेयर कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा ही डेयर्स टू डू दिस, तो यहाँ पे जो टू डू है ये कोई मेन वर्ब नहीं है, ठीक है ना, इनफाइनेटिव वर्ब है। और ये जो है ही डेयर्स ये हमारी मेन वर्ब के रूप में यूज की गई है। अगर हम इसके साथ में नोट लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे वो देख लीजिए। ही डज नॉट डेयर टू डू दिस, ठीक है ना। ये हमारी क्या हो गई, डेयर हो गई, और हमने ये हेल्पिंग वर्ब लगा दी डज नॉट। इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। अब हमें फिर से बताना है कौन सा सेंटेंस हमारा करेक्ट है। तो दिया गया सी स्पोक यस्टरडे लाउडली एट द मीटिंग, यहां दिया है सी स्पोक लाउडली एट द मीटिंग, और यहां दिया है सी कम्स डेली एट द ग्राउंड रेगुलरली, ही इज लाउडली क्राइंग एट द फील्ड नाउ। तो इस क्वेश्चन में हमने दिया क्या वो समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में हमने मोर देन टू एडवर्ब का यूज किया है, मतलब एक से ज्यादा एडवर्ब का यूज किया है। तो अगर कहीं किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब यानी दो से ज्यादा एडवर्ब का हमने यूज किया है तो हम उसका जो अरेंजमेंट है, उसका जो सीक्वेंस है वो कैसे करते हैं। सबसे पहले जो एडवर्ब होती है, सबसे पहले हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर होती है। कौन सी होती है, एडवर्ब ऑफ मैनर होती है। उसके बाद में एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है ना, और उसके बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है ना। मैनर, प्लेस और टाइम, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब यहां पर देख लीजिए, शी स्पोक यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब क्या है, कल,
अब कल क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि जब हम व्हेन लगाते हैं और व्हेन का जो हमें आंसर मिलता है वही हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। मैंने क्या बताया था, एडवर्ब ऑफ टाइम लास्ट में आती है। तो सी स्पोक, इसको तो हटा दीजिए यहां से, ठीक है ना। सी स्पोक लाउडली, लाउडली क्या है, हाउ का आंसर दे रही है, हाउ मतलब कैसे, लाउडली, तो ये ठीक है, ये पहला है। ही स्पोक लाउडली एट द मीटिंग। अब एट द मीटिंग का मतलब क्या है, वेयर, वेयर से जब हमें कोई आंसर मिले तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ क्या हो जाता है, प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो सी स्पोक लाउडली एट द मीटिंग और लास्ट में लगा देंगे यस्टरडे, जो कि हमारा व्हेन का आंसर दे रहा मतलब टाइम, तब जाके ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। इसलिए ये वाला सेंटेंस हमारा कैसा है, इनकरेक्ट है। सी स्पोक लाउडली एट द मीटिंग, तो ये वाला हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमने यही तो सीक्वेंस बनाया है, सी स्पोक लाउडली एट द मीटिंग और यस्टरडे, यही वाला करेक्ट है। ये क्यों इनकरेक्ट है, शी कम्स डेली, शी कम्स डेली। अब आप लोग फाइंड करिए कि डेली कौन सा एडवर्ब है, तो डेली का मतलब है रोजाना। अब रोजाना हमें किस क्वेश्चन को इंडिकेट कर रहा है, तो रोजाना हमें इंडिकेट कर रहा है किसको, व्हेन, कब, रोजाना, ठीक है ना। एट द ग्राउंड रेगुलर, तो एट द ग्राउंड हमारा क्या है, ये हमारा प्लेस हो गया, क्या हो गया, प्लेस हो गया। और रेगुलरली क्या है, कैसे, हाउ, हाउ मतलब कैसे, तो ये हमारा मैनर हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो मैंने अभी तो बताया था, पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, तो रेगुलरली जो है वो यहां पर आएगी और डेली जो है वो वहां चली जाएगी, तब जाकर ये वाला सेंटेंस सही होगा। सेम यहाँ, ही इज लाउडली क्राइंग एट द फील्ड, तो यहां पर देखिए क्या है, एडवर्ब जो है उस वर्ब से, उस वर्ब के बाद लगाते हैं या उस वर्ब से पहले लगाते हैं जिसको वो मॉडिफाई कर रही है, जिसकी विशेषता बता रही है, ठीक है ना। तो ही इज लाउडली क्राइंग एट द फील्ड, तो ही इज क्राइंग क्या हो जाएगा, लाउडली, ही इज क्राइंग लाउडली एट द फील्ड नाउ। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो केवल एक सही है, सी स्पोक लाउडली एट द मीटिंग यस्टरडे, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अगेन हमें करेक्ट सेंटेंस लिखना है, देखिएगा, आई विल नॉट फाइंड हर नोवेयर, आई विल नॉट फाइंड हर नोवेयर, आई विल नॉट फाइंड हर एनीवेयर, नो वन स्केर्सली विजिट हियर और नो वन विजिट नोवेयर। तो इस सेंटेंस में हमने दिया क्या है, इस सेंटेंस में हमने एडवर्ब दिया है और साथ में नेगेशन यानी कि नेगेटिवली दी है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि नेगेटिव एडवर्ब के साथ में हम नॉट का यूज नहीं करते, या ये कहें कि नेगेटिव या नॉट के साथ में नेगेटिव एडवर्ब का यूज नहीं करते। तो यहां देखिए, आई विल नॉट फाइंड हर नोवेयर, यहां नॉट दिया है और ये नेगेटिव एडवर्ब है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। आई विल नॉट फाइंड हर एनीवेयर, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, नॉट लगा है और नॉट के साथ में एनीवेयर लगा है। नो वन, ये हमारा नो है, और स्कार्सली भी हमारा क्या है, स्कार्सली ये हमारा एक नेगेटिव एडवर्ब है, तो ये इस तरीके से ये भी हमारा इनकरेक्ट है। नो वन विजिट नोवेयर, अगेन यहाँ पर नो आया है और ये हमारा नेगेटिव है, तो हमारा जो आंसर है वो केवल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहां से हमने क्या सीखा कि नोट के साथ में नेगेटिव एडवर्ब का यूज नहीं करते, जैसे कि स्कार्सली है, हार्डली है, ये हमारे नो के साथ में यूज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। दिए हुए सेंटेंस में कौन सा वाला सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो देखिए यहां पर दिया गया है, निशा इज द मच बेस्ट गर्ल इन द कॉलेज, राहुल इज मच द बेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द टाउन, निशा इज वेरी बेस्ट गर्ल इन द कॉलेज, और यहां दिया है राहुल इज वेरी द बेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द टाउन। तो इन चीजों को करने से पहले आप लोग समझ लीजिए, अगर किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आई है, ठीक है ना, क्या ये सुपरलेटिव डिग्री आई है, और साथ ही साथ क्या आया है, वेरी आया है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में वेरी आया है या फिर मच आया है, तो वेरी को किस तरीके से यूज करना है, मच को किस तरीके से यूज करना है, ये आपको समझ लेना है। आप लोगों ने देखा होगा, ही इज द वेरी बॉय, कैसे करते हैं, ही इज द वेरी और बेस्ट गर्ल, ठीक है। तो द के पहले यानी वेरी से पहले द लगाएंगे और मच के बाद में द लगाएंगे, मच द बेस्ट, ये हमारा पैटर्न रहता है। तो यहां पर क्या है, द और ये मच, तो ये वाला एरर है। राहुल इज मच, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। निशा इज वेरी, यहां पर द लगा ही नहीं है कहीं पे,
और राहुल इज वेरी यहाँ पे दा यहाँ लगा है, मतलब डी गलत, सी गलत, ए गलत, ऑप्शन नंबर डी सही है। राहुल इज मच द बेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द टाउन। इस पैटर्न को याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। दिए हुए सेंटेंस में से इनकरेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। अभी तक हमने करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट किया था, अब हमें इनकरेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। देखिए ही वाज मच शॉक्ड, समझते जाइएगा, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। शी वाज मच सरप्राइज्ड, द न्यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग, द सिचुएशन वाज मच डिस्ट्रेसिंग। तो यहां पर सभी जगह पर मच का यूज किया गया है, वेरी का यूज किया गया है, ठीक है ना, मच का यूज किया है। तो किस कंडीशन पे हम मच लगाएंगे, किस कंडीशन पर वेरी लगाएंगे, और किस तरीके से मच लगाएंगे, किस तरीके से वेरी लगाएंगे, आपको समझ लेना है। यू नो वेरी वेल, शॉक्ड हमारा क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है ना, पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इंटरेस्टिंग, ये हमारी वी प्लस आईएनजी है। इसको एक तो हम जीरेंड बोलते हैं, लेकिन यहां पर ये जीरेंड का काम कर नहीं रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो कहीं पर अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया गया है तो उसके साथ में हम वेरी का इस्तेमाल करते हैं, ये ठीक है। कहीं पर अगर पास्ट पार्टिसिपल दिया है तो उसके साथ में हम मच का यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये तीनों सेंटेंस हमारे ठीक है। यहाँ पर दिया गया डिस्ट्रेसिंग, तो ये हमारा क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यहाँ पर यूज किया गया, और यहाँ पर लगाया क्या है, मच। यही हमारा गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर वेरी होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस टू फाइंड वेदर देयर इज एनी एरर इन पार्ट। तो देखिए यहाँ दिया गया अंडर नो सर्कमस्टेंसेस। चीजों को समझते जाइएगा, जब क्लास लाइव होगी तो आपको क्वेश्चन आंसर देने का मौका भी मिलेगा। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आरआर अकेडमी फिरोजाबाद, ठीक है ना, जिससे कि मैं सभी क्लासेस के लिंक वहां से शेयर करता हूं, आप लोगों को वो मिल जाए, आप लोग क्लास ज्वाइन कर लिया करना। और बाकी के भी जो सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट की क्लासेस वहां पर पेस्ट कर दी जाती है, जिससे लिंक पे क्लिक करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपका जीएस है, जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर है, कंप्यूटर है, हिंदी है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के। तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वी कैन हेल्प यू इन दिस इमोरल प्रोजेक्ट। तो जब कहीं सेंटेंस में अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आ जाए तो उस कंडीशन पर यहां पर जो होता है वो क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्वर्जन। अब इन्वर्जन आप लोग जानते हैं, अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो समझ लीजिए। वर्ब को पहले लगाते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, वी कैन की जगह पर कैन भी हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। यही हमारी मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस टू फाइंड वेदर देयर इज अ ग्रामेटिकल एरर। तो somebody informed the contractor that his brother had only died 5 days before, और लास्ट में दिया गया है नो एरर। तो यहां पर चीजों को समझिए, किसी ने इन्फॉर्म किया कॉन्ट्रैक्टर को कि उसका ब्रदर हैड ओनली डेड 5 days बिफोर। तो यहां पर सेंटेंस जो बोलना चाहता है वो ये बोलना चाहता है कि कॉन्ट्रैक्टर को किसी ने इन्फॉर्म किया कि तुम्हारा जो भाई है वो मर चुका है। कब, ओनली डेड 5 days बिफोर, यानी डेड ओनली 5 days बिफोर। तो क्या हो जाएगा, डेड ओनली 5 days बिफोर। तो ये जो ओनली है, इस ओनली का यूज हम वहां करते हैं हमें जिस वर्ड या जिस फ्रेज को एम्फसाइज करना है, ठीक है। तो यहां पर जो ओनली है एम्फसाइज करना चाहता है 5 days को, 5 दिन पहले ही। तुम्हारा जो भाई है सिर्फ 5 दिन पहले ही मरा है। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगेन हमारा एरर सिलेक्ट करने वाला क्वेश्चन है। द कंडोलेंस मैसेज रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ मिसेस गांधी स्पीक्स हाईली ऑफ हर ग्रेटनेस। तो देखिए कंडोलेंस मैसेज मतलब शोक संवेदना के जो पत्र हैं, जब कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके घर पे जो लोग अपनी कंडोलेंस व्यक्त करने के लिए मैसेज या फिर लेटर वगैरह भेजते हैं, तो उन लेटर्स की बात हो रही है। तो कंडोलेंस मैसेजेस, है ना, कंडोलेंस मैसेजेस, बहुत सारे मैसेज की बात हो रही है। रिसीव्ड ऑन द डेथ
ऑफ मिसेस गांधी, यानी मिसेस गांधी की डेथ पर आने वाले जो कंडोलेंस जो मैसेज थे, जो संदेश थे, वो क्या कर रहे थे, स्पीक्स, मतलब उनमें लिखा हुआ था हाई ऑफ हर ग्रेटनेस, उनमें ये बयां किया गया था कि जो मिसेस गांधी जी वो बहुत महान थी। यहाँ स्पीक्स दिया गया है और मैसेज बहुत सारे हैं, कैसे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो इसके साथ में हम स्पीक्स ना लगा के क्या करेंगे, स्पीक लगाएंगे, केवल स्पीक लगाएंगे जो कि प्लूरल के लिए यूज की जाती है। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस टू फाइंड वेदर देयर इज एनी एयर पार्ट। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैव बीन एंगेज्ड फॉर द इनॉग्रल फंक्शन हेल्ड इन माई विलेज। तो यहां पर देखिएगा, जहां कोई मिस्टेक नहीं है, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, और अ दिया गया है, इसका मतलब ये है ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन बेसिकली हमारी सिंगुलर ही होती है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ए और दे दिया है, तो ये बिल्कुल कंप्लीटली सिंगुलर है। अ बैंड, एक ग्रुप, म्यूजिशियन का एक ग्रुप या एक टोली। अब यहाँ दिया गया है, तो सिंगुलर के साथ में हम क्या लगाते हैं, हैव नहीं लगाते, हैज लगाते हैं, क्या हो जाएगा, हैज बीन एंगेज्ड। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, बी। आगे बढ़ते हैं, गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस तरीके के दो क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। पहला क्वेश्चन है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ अपने जीवन का जो अकाउंट है उसे हम क्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, सभी लोग जानते होंगे, बायोग्राफी इज रिटन बाय सम अनदर पर्सन, ये हमारी बायोग्राफी होती है, और सेल्फ रिटन ऑटोबायोग्राफी होती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन चूजिंग फ्रॉम द। तो यहां दिया है मैटर रिटन बाय हैंड, हाथों से लिखा हुआ मैटर। अब रिटन एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो जब कोई चीज, कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स हाथों से लिखे हुए फॉर्म में होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हैंड रिटन, हाथों से लिखा हुआ, मैन्युस्क्रिप्ट या फिर एमनेस्टी और प्रूफ। प्रूफ का मतलब दस्तावेज या फिर कोई सबूत, एमनेस्टी का मतलब होता है जनरल पार्डन, और मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि, ठीक है ना, जो हाथों से लिखा हुआ संस्करण होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ये हमारे कुछ फ्रेजेस हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेट आएंगे, ठीक है ना। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, तो इसका मतलब होता है अपने आप को साफ सुथरा रखना, अपने आप को बिल्कुल स्पष्ट कर देना, मतलब टू बी और ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, या बोल रहे हैं टू टेल द ट्रूथ, सच्चाई बयां कर देना। तो यहाँ पर आंसर क्या है, कन्फेस फुली वंस मिस्टेक, किसी व्यक्ति ने अगर कोई गलती कर दी है तो उसको कन्फेस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू कीप वंस टेम्पर। यू नो वेरी वेल, कुछ लोग गुस्से में अपना आपा खो देते हैं, जैसे ये कहें, ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड मर्डर हिज एनिमी, आपा खो दिया और उसने अपने दुश्मन को मार दिया, ठीक है। तो आपा खो देने का मतलब है लॉस्ट हिज टेम्पर या लॉस्ट वंस टेम्पर, और यहाँ दिया टू कीप वंस टेम्पर, यानी अपने आप का आपा बचाए रखना, संतुलन में बने रहना, टू बी इन गुड मूड। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आज के क्वेश्चंस को एनालाइज करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने टोटल कितने क्वेश्चंस किए। ऐसा ही प्रैक्टिस सेट आपका आता रहेगा 1-2 दिन छोड़ के, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत